हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय ट्रैवलिंग चैनल दुनिया घूमो विद नैन्सी अग्रवाल। दोस्तों, मेघालय की ट्रैवल गाइड के पिछले 3 वीडियोस में आपने शिलोंग और जोवाई की ट्रैवल गाइड देखी थी, जिसमें आपने जाना था कि मेघालय तक आप कैसे पहुँचें, किस टाइम पे पहुँचें और क्या क्या जगह आप घूम सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए पिछले 3 वीडियोज़ देखना मत भूलिएगा, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में अब आप डॉकी की ट्रैवल गाइड देखोगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि आप जोवाई 2 दिन तक घूम के इवनिंग टाइम में डॉकी के लिए निकल गए थे। अब इस वीडियो में हम डॉकी घूमने की नेक्स्ट डे से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, डॉकी घूमने के लिए आपको बस 1 दिन चाहिए। अब आपका डॉकी घूमने का प्लान इस तरीके से है, क्योंकि आप 1 दिन पहले डॉकी आ चुके हो, तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग जल्द से जल्द 9 बजे होटल से चेकआउट कर लो और घूमने के लिए निकल जाओ। आप फुल डे डॉकी के सारे स्पॉट्स घूमोगे और लास्ट में आप मोलिनोंग विलेज पहुंचोगे, जो कि एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। वहीं पर आप ओवरनाइट स्टे करोगे और फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप चेरापूंजी के लिए निकल जाओगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था आपको और अभी भी बता रही हूँ कि जिस टैक्सी से आप जोवाई घूमे थे वो आपकी रिजर्व रहेगी डॉकी के लिए भी, क्योंकि डॉकी में आपको कन्वेंस ईजिली नहीं मिलेगा। दोस्तों, एकोमोडेशन बुक करते वक्त एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप अगर कोई कैंपिंग साइट बुक कर रहे होगे तो रिवर साइड कैंपिंग बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि जो रिवर साइड सरफेस होता है वो काफ़ी पथरीला होता है, तो टेंट वहाँ के कंफर्टेबल नहीं रहते रात में सोने के लिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि वो काफ़ी अनकंफर्टेबल रहती है, तो ऐसे में वहाँ पर आपके लिए कैंपिंग रूम्स लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, डॉकी घूमते वक्त एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपका कैब ड्राइवर शिलोंग का है तो उसको डॉकी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्पेशली यहाँ की जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है वहाँ की तो बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं है। तो ऐसे में जिस सीक्वेंस में मैं जो स्पॉट्स बता रही हूँ उस सीक्वेंस में आप अपने गूगल मैप पर उसको चालू करके रखना, क्योंकि बांग्लादेश यहाँ पर नियरेस्ट है, तो आपकी जगह जगह इंटरनेशनल रोमिंग लगती रहती है और इंटरनेट आता जाता रहता है। तो ऐसे में नेविगेशन ऑन रहेगा, तो इंटरनेट रहे या ना रहे नेविगेशन आपका चलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट डे की। फर्स्ट डे का हमारा फर्स्ट स्पॉट है जैफलॉन्ग ज़ीरो पॉइंट, जो कि सिटी सेंटर से 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। जैफलॉन्ग ज़ीरो पॉइंट एक बॉर्डर पॉइंट है जो कि सिचुएटेड है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर। ज़ीरो पॉइंट एक इंटरनेशनल बॉर्डर पॉइंट है जहां से डॉकी रिवर, जिसको उमगॉट रिवर भी कहा जाता है, वो इंडिया को क्रॉस करके बांग्लादेश जा रही होती है। वहाँ पर आप सिक्योरिटी पर्पस से इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगे हुए हैं। वहाँ पर जाकर सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग ये होता है कि एक साइड पर आप खड़े हो जो कि इंडिया है और दूसरे साइड पर आप बांग्लादेश देख रहे हो, वहाँ के लोगों को देख रहे हो, जहाँ पर जाकर सब कुछ बदल चुका होता है। सिर्फ एक लाइन को क्रॉस करना, पूरी कंट्री चेंज हो जाना। तो ये एक्सपीरियंस लेना काफ़ी एक्साइटिंग होता है। दोस्तों, ज़ीरो पॉइंट का ओपनिंग टाइम सवेरे 8 बजे से शाम को 4 बजे तक है, तो आप चाहो तो इस स्पॉट को 1 दिन पहले भी कवर अप कर सकते हो। जब आप जोवाई से डॉकी की तरफ आ रहे थे, अगर आप 4 बजे से पहले पहुंच जाओ तो आप चाहो तो उस दिन ये स्पॉट कवर अप कर लेना। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे उमगॉट रिवर की तरफ, जो कि जैफलॉन्ग ज़ीरो पॉइंट से 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। इसको डॉकी रिवर भी कहा जाता है और लोकली इसको युवा उमगॉट भी कहा जाता है। ये रिवर अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती है। ये इंडिया की क्लीनेस्ट रिवर में से एक है। यहाँ के वाटर की ट्रांसपेरेंसी इतनी क्लियर है कि बोटिंग के दौरान आपको रिवर के सरफेस से रिवर बेड दिखाई देगा। रिवर में पड़े हुए बड़े बड़े स्टोन्स, तैरती हुई फिशेस, सब कुछ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखेंगी। ऐसा लगेगा कि बोट आपकी तैर नहीं रही है, बोट आपकी हवा में चल रही है। इस रिवर के ऊपर 1932 में बनवाया हुआ एक सस्पेंशन ब्रिज भी है, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनवाया गया था। इस ब्रिज के ऊपर चल के भी आप डॉकी रिवर का क्रिस्टल क्लियर वाटर आराम से देख सकते हो। उमगॉट रिवर वो रिवर है जो इंडिया को बांग्लादेश से जोड़ती है, यानी कि आधी रिवर हमारी इंडिया के पास है, आधी रिवर बांग्लादेश के पास है। यहाँ पर आकर अगर आपने बोट राइड एंजॉय नहीं की तो फिर क्या किया। यहाँ पर अगर आप बोट राइड लेते हो तो 800 रुपीज़ में आपको 45 मिनट्स की बोट राइड मिलती है, जिसमें वो आपको इंडिया की उमगॉट रिवर में तो घुमाएंगे ही घुमाएंगे, साथ ही साथ बांग्लादेश की भी उमगॉट रिवर थोड़ी सी घुमाएंगे। बट ध्यान रखिएगा, लौट कर आपको इंडिया की रिवर में आना है। आप चाहो तो यहाँ पर काइकिंग भी इंजॉय कर सकते हो, जिसके 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस पड़ते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक्टिविटी वो लोग ना करें जिनके साथ बच्चे हैं।
दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे बोरहिल वाटरफॉल्स की तरफ, जो कि उमगोट रिवर से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये वाटरफॉल डाउकी का सीक्रेट वाटरफॉल है और बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। ये वाटरफॉल डाउकी के 2 बड़े वाटरफॉल्स में से एक है। ये वाटरफॉल तो सुंदर है ही, साथ इसकी लोकेशन भी इतनी लाजवाब है जो अनफॉरगेटेबल है। इस वाटरफॉल का एरिया लश ग्रीन वेजिटेशन से घिरा हुआ है। एक तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और दूसरे साइड आप बांग्लादेश का प्लेन एरिया देखते हो। इस वाटरफॉल तक आने का रास्ता ज़रूर थोड़ा सा ख़राब है, बट ये मस्ट सी स्पॉट है। ये वाटरफॉल इंडिया से गिरते हुए बांग्लादेश तक जाता है, जो कि आप रोड से क्लियरली आराम से देख सकते हो। इसके पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि वाटर के अंदर जाना थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो इस वाटरफॉल को आप रोड साइड से ही एंजॉय कर सकते हो। इस वाटरफॉल की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि इसके लिए आपको कोई ट्रैकिंग नहीं करनी है। इस वाटरफॉल के फ्लो का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि आप पास में खड़े होकर बात नहीं कर पाओगे पानी के शोर की वजह से, और कुछ देर में आप अपने आप को थोड़ा सा भीगा हुआ महसूस करोगे, क्योंकि पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है तो उसकी छींटें बाहर तक आती हैं। तो इस वाटरफॉल को देखने आप डेफिनेटली आना। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे रिम्बेन वाटरफॉल की तरफ, जो कि बोरहिल वाटरफॉल से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। दोस्तों ये वाटरफॉल भी अनएक्सप्लोर्ड है, तो काफ़ी काम और क्वाइट जगह है ये। इस वाटरफॉल तक आने के लिए लगभग आपको 10 मिनट का ट्रैक करना पड़ता है, जो कि फॉरेस्ट के अंदर से होकर जाता है। बट इस वाटरफॉल की रियल ब्यूटी देखने वाली तब है जब मानसून का सीजन चल रहा होता है। अदरवाइज यहाँ पर कुछ खास देखने के लिए नहीं है, अगर आप मानसून में नहीं आ रहे हो तो। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे बायडो फॉल्स की तरफ, जो कि रिम्बेन फॉल से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। दोस्तों इस वाटरफॉल की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि इसकी खूबसूरती को आप हर एंगल से देख सकते हो। इस वाटरफॉल के आप बेस तक भी जा सकते हो। इस वाटरफॉल से जो कर्टेन फॉर्म हो रहा होता है, उस वाटरफॉल के आप बैक में भी जा सकते हो, जिसके लिए आपको 2-3 मंजिला सीढ़ियाँ दी गई हैं वाटरफॉल के पीछे जाने के लिए। इस वाटरफॉल का फ्लो इतना तेज तो है कि अगर आप उसके बैक में जाओगे तो आपके पास अम्ब्रेला या फिर रेनकोट होना ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली आप उसके पीछे जाने पे भीग जाओगे। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए लगभग आपको 1.5 से 2 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो अगर आपके पास इतना डिस्टेंस चल के जाने का और इतना ही लौट कर आने का स्टैमिना हो और इसके साथ ही साथ टाइम बचा हो, तो यहाँ पर आप ज़रूर आना। दोस्तों अब इसके बाद फाइनली हम बढ़ेंगे मोलिनोंग क्लीनेस्ट विलेज की तरफ, जो कि बायडो फॉल से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते लगभग आपको 1 घंटा लगेगा। तो आप यहाँ पर आने के लिए हर हालत में 5 बजे तक बायडो फॉल से निकल लीजिएगा। अपना टाइम मैनेजमेंट इस अकॉर्डिंग रखिएगा कि आप 5 बजे क्लीनेस्ट विलेज के लिए निकल जाओ। मोलिनोंग विलेज, जिसे क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया बोला जाता है, एक्चुअली में ये विलेज बहुत क्लीन है। यहाँ के बच्चों से लेकर एल्डर्स तक सब इस विलेज को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। 2003 में इस विलेज को क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया का नाम दिया गया था। ये प्रथा आज भी चली आ रही है कि विलेज को बिल्कुल क्लीन रखा जाता है। जगह जगह पर आप हैंडमेड डस्टबिन भी लगे हुए देखोगे। ये विलेज कई तरह के वेजिटेशन से भरा हुआ है। यहाँ पर आपको पिक्चर प्लांट भी देखने को मिलेगा, जो कहीं देखने को नहीं मिलता है। यहाँ की ग्रीनरी और इसकी क्लीननेस की वजह से ये एरिया पोल्यूशन फ्री है और बहुत ही पीसफुल है। इस विलेज के अंदर आपको बहुत सारे होम स्टे मिलेंगे। ऐसी जगह पर आकर कुछ टाइम स्पेंड करना तो बनता है। तो डाउकी घूमकर आप इसी विलेज में ओवरनाइट स्टे करोगे। अगर आप इस विलेज में जल्दी पहुंच जाओ तो आप इवनिंग में ही ये विलेज को घूम लेना, अदरवाइज इस विलेज को आप मॉर्निंग में भी घूम सकते हो। इस विलेज के एरिया में एंट्री लेने से पहले ही आपको 100 रुपीज़ की एंट्री फ़ी पड़ेगी, जो कि एक तरह के मेंटेनेंस चार्जेस हैं। तो इस विलेज में आप ज़रूर आए, इस विलेज को घूमें एंड ओवरनाइट स्टे ज़रूर करें। एंड प्लीज़ डू नॉट लिटर इन दिस विलेज। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम ये विलेज घूम के चेरापूंजी के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आकर हमारी डाउकी की ट्रैवल गाइड ख़त्म होती है। किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चेरापूंजी की ट्रैवल गाइड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।